हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन जो है इसको कंडक्ट करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग यहाँ पर में शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। और मुझे उम्मीद है कि पिछला जो सेशन हुआ था हमने जो बिहार परीक्षा के ऊपर में कंडक्ट किया था, आप सभी लोगों ने देखा होगा। और उस पर बेस्ड जो हम लोगों ने आप लोगों के कम्युनिटी के ऊपर में क्वेश्चंस डाले, उनके आंसर्स भी आप लोगों ने किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बहुत ही सुंदर सा कोट आप लोगों के सामने यहाँ पर मैं लेकर आना चाहूंगा कि एवरी विन इज अ सेलिब्रेशन, नॉट बिकॉज इट्स अ विन। हर सेलिब्रेशन जो एक हर एक जो विक्ट्री होती है, जो विन होता है, वो सेलिब्रेशन होता है। इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो एक विन है आपके लिए, एक जीत है, बट इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने जो उसके पीछे में हार्ड वर्क किया है ना, वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, आपके पीछे, आपने उसके पीछे, उस विन के पीछे बहुत हार्ड वर्क किया हुआ होता है, बहुत सारी जो है तपस्या की होती है, बहुत सारा त्याग किया हुआ होता है, उसको आप सेलिब्रेट कर रहे होते हो। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपने। और अगर कोई चीज आप लोगों को बिना मेहनत किए मिल जाए ना, तो उसमें आप लोग देखिएगा कि उस विन के सेलिब्रेशन के अंदर में उतनी मजा नहीं आती। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? अगर बहुत मेहनत की हो, ठीक है, और जब उस जीत के ऊपर में आंसू निकल जाए, ठीक है, तो वो जीत का सेलिब्रेशन जो होता है ना, वो असली सेलिब्रेशन होता है और उसमें सबसे ज्यादा मजा आती है। कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर में हमारे आज के सेशन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले मैं जितने भी लोग यहाँ पर में जिस इस सेशन को लाइक कर चुके हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने इस सेशन को एनर्जी दी है, इस सेशन को जो है अपना समर्थन दिया है। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सभी जगह पे जल्दी से शेयर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर्स कमेंट के अंदर में इसी तरीके से आप लोग करते रहिएगा। ठीक है, चल नाउ फ्रेंड, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। जल्दी बताइए, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदल के भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था? बताइए जल्दी जल्दी से। कौन सा कानून था जिसके तहत भारत के गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल के बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत के गवर्नर जनरल कर दिया गया था? बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, कंटिन्यूअसली आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं यहाँ पर। मैं अगर मैं बात करूं, भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, ये बनाया गया था आप लोगों का, ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जरिए। इससे पहले क्या था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1773 जो था आप लोगों का, 1773, इसके जरिए ये हुआ था कि बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया था? देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ये दिखाता हूँ, ठीक है, फ्लो दिखाता हूँ कि कंपनी के समय काल के अंदर में कौन कौन से कानून बनाए गए। तो कंपनी के समय काल मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब शासन कर रही थी, ठीक है, 1858 तक, क्योंकि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार लेकर ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथ में ले लिए थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद बनाया गया था। अब इसी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद का नाम बदल के, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। कौन से कानून के जरिए? तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है, 1883 के जरिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1883 के जरिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। दो तीन पॉइंट्स और बताता हूं एक्स्ट्रा वाले जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आप लोगों से बोला जाए कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था पहला, तो बंगाल का गवर्नर जनरल था, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हेस्टिंग्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए कि भारत का गवर्नर जनरल कौन बना पहला, ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो था विलियम बेंटिक। तो क्या, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेंटिक। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी कि भारत का गवर्नर जनरल बनने वाला व्यक्ति था लॉर्ड विलियम बेंटिक, और वही बंगाल का आखिरी गवर्नर जनरल भी था, क्योंकि बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के ही भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग लिख देंगे, ठीक है, ये दो पॉइंट लिख देंगे। मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं आगे में कि भाई बताइए कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद कौन से कानून के तहत बनाया गया था? तो ये बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के जरिए। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल का पद किससे बनाया गया? आपका चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के जरिए। ठीक है, 1833 के जरिए। ठीक है, चलिए नाउ, तो ये सारी चीजें हैं। और जब मैं पेड क्लास में पढ़ाता हूँ, जो ओल्ड बैच वाले बच्चे उनको पता होगा कि हमने सारे के सारे कानून पढ़े हुए हैं। ठीक है, न्यू बैच के अंदर में भी मैं पूरे के पूरे कानून पढ़ाने वाला हूँ फिर से आप लोगों को। ठीक है, कंपनी के दौरान में कौन कौन से कानून थे, उनकी क्या क्या विशेषता थी, और क्राउन रूल मतलब कि जब शासन था
ब्रिटिश क्राउन का शासन था उस समय में जो कानून बने, इवन भारत का स्वतंत्रता अधिनियम जो था उस तक के कानून जो सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में। आपको बताना है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जल्दी से कमेंट करके आप लोग आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए बताते जाएंगे आप सभी के सभी। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? चलिए, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप में काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर में जुड़ चुके हैं। ठीक है, 800 से ज्यादा आप लोगों ने यहाँ पर में लाइक कर दिया। जिन भी बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया जल्दी से हाथ भी ऊपर कर देंगे। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि अब तक भी यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं किन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, अपना अपना योगदान दे दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये हमारे भारत के संविधान के कौन से पार्ट में दिया गया है? अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर आप लोगों का यहाँ पर में बनेगा। तो पार्ट नंबर 4 में दिया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, आर्टिकल नंबर कहां से कहां तक है इसके डीपीएसपी के? आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। ठीक है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था, आयरलैंड। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप लोग आंसर लगा दोगे। ठीक है, तो आंसर यहां पर में कहीं पे भी नहीं दिया गया है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है, नन ऑफ दी अबव क्यों? क्योंकि आयरलैंड होना चाहिए था, तो आयरलैंड दिया नहीं था, तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया। कितने बच्चे थे जिनको समझ में आ गया है? ठीक है, कि ई आंसर क्यों होगा इसका, आयरलैंड। ठीक है, तो जो आंसर अगर मान लीजिए कभी अगर आप लोगों को इस तरीके का हो और आपके पोल में 4 ही आंसर दिए हुए हो इस यूट्यूब में, क्योंकि 4 ही ऑप्शन अलाउड होते हैं यहाँ पर में, तो आप लोग कमेंट करके आंसर करेंगे। ठीक है, कमेंट करके आंसर किया कीजिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए या आपका आंसर यहाँ रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने लिया है भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, हाँ या ना में आप जवाब दोगे। क्या फंडामेंटल राइट्स अगर आपको ना मिले तो क्या आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो? पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट, ठीक है, आपके जो मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, अगर वो आपको नहीं मिलते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हो या नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, कि आप कोर्ट में जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल रहे हो तो। अब आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो प्रावधान दिए गए हैं, अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसको लागू नहीं करती है तो क्या आप लोग कोर्ट जा सकते हो? क्या ये न्यायालय में प्रवर्तनीय है? क्या डीपीएसपी को लेकर आप लोग कोर्ट में जा सकते हो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू करवाने के लिए? आप लोग हाँ या ना में जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा नहीं। आप डीपीएसपी को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। डीपीएसपी जो है ये कोर्ट के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ये जो सरकारें होती है हमारी, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर में निर्भर होता है कि कब वो सही समय मानती है कि इसको लागू किया जाए। ठीक है, जैसे पंचायती राज था हमारा, पंचायती राज कौन से आर्टिकल में दिया हुआ था? बताइए, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है पंचायती राज? जल्दी से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज आर्टिकल नंबर 40 में दिया गया था कि जब सरकार को लगेगा कि सही समय आ गया है उस समय में इसको लागू कर दे। ठीक है, तो सरकार ने देखा कि भाई 1992 के अंदर में, ठीक है, अब सही समय आ गया है और हमारे पास में रिसोर्सेस है, तो उसको लागू कर दिया संविधान संशोधन करके। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 992 लाइक्स हो गए, केवल 8 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड 1000 से, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं हमारे, ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है, कल्याणकारी राज्य बनाने की बात करता है, आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया था, ये भी आप लोग प्लीज इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ हिंट्स भी दे देता हूं कि कौन कौन से संविधान से क्या क्या चीजें हम लोगों ने ली है। ठीक है, जैसे कि आयरलैंड के संविधान से आपको बताया कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया हुआ है। राष्ट्रपति को चुना किस तरीके से जाएगा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो राष्ट्रपति आयरलैंड में जिस तरीके से प्रक्रिया है राष्ट्रपति को चुनने की, वैसी प्रक्रिया हमने भी ली है। ठीक है, मेंबर नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, कि भाई राज्यसभा के अंदर में जो है कुछ लोगों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। आप लोग जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताओ कि कितने मेंबर्स होते हैं जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, मनोनीत करता है, मतलब बिना इलेक्शन के उनको राज्यसभा में भेज देता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग। ठीक है जी, तो 12 लोगों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के अंदर में भेज सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने आयरलैंड से ली है। तो ये पूरा का पूरा फीचर्स वाला जो है ना, मैंने पूरा पार्ट आपको करवा चुका हूं मैं क्लास के अंदर में।
ठीक है, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा, जितने भी लोग क्लास में वो लोग देख लेंगे अच्छे से ऐप के ऊपर में। ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी इंग्लिश और प्लस मल्टीपल कम से कम 50 से भी ज्यादा क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवाए हैं प्रैक्टिस के रूप में इसके। ओके, नाउ भारत के गवर्नर जो है हु वाज वर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? अब चलिए देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। ठीक है, देखिए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच उषा कुमारी जी, प्यारे से कमेंट के लिए आपके। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन वही बच्चे आंसर कर पाएंगे जो लॉजिकल सोच रहे, जो टीचिंग परीक्षा के जो बच्चे हैं ना, आप लोग देखिएगा कि टीचिंग परीक्षा के ऊपर में आपका लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर में, जिस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में बन सकते हैं आपके। ध्यान से समझिए आप लोग, हमारा भारत जब स्वतंत्र हुआ, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को, तो हमारे देश के अंदर में वायसराय वाली पोस्ट को बंद कर दिया गया, वायसराय की पोस्ट बंद कर दी गई और उसकी जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट ला दी गई। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आजादी के बाद फिर से ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई। ठीक है, हमने क्या किया, जो हमारे आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट, ठीक है, माउंटबेटन, ठीक है, उन्हीं को हमने क्या किया, कंटिन्यू किया फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में, फर्स्ट गवर्नर जनरल। सेकंड नंबर के जो गवर्नर जनरल बने जब लॉर्ड माउंटबेटन घर चले गए वापस, तो सी राजगोपालाचारी, ठीक है, सी राजगोपालाचारी जो है, इनको हमने बोला कि आप जो है गवर्नर जनरल बन जाइए स्वतंत्र भारत के। तो हमारा जब देश आजाद हुआ, ठीक है, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी, ठीक है, 1950, जब तक हमारा देश में संविधान लागू नहीं हो गया और राष्ट्रपति वाला शासन, राष्ट्रपति वाली व्यवस्था लागू नहीं हो गई, ठीक है, तब तक हमारे देश के अंदर में दो गवर्नर जनरल हुए हैं, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी थी। अगर कोई बच्चा है यहाँ पर में जिसने ये चीज ध्यान रखी होंगी तो उसका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। यहां पर मैं ये बोला है स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त के बाद में पहले नंबर पे बने थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमने रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप ही कंटिन्यू कीजिए, हम चाहते तो किसी को भी बना सकते थे, हम भारतीय में से किसी को भी, जैसे पाकिस्तान ने अपना पहला गवर्नर जनरल, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया। ठीक है, हम चाहते तो हम भी किसी को भी बना सकते थे यहाँ पर में गवर्नर जनरल, बट हमें पता था कि इनके पास में एक्सपीरियंस है और ये हमारे देश को स्टेबिलिटी देने में मदद कर सकते, तो हमने रिक्वेस्ट की और इन्हीं को गवर्नर जनरल बनाया हमारा, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सी राजगोपालाचारी जो है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड, जब ये चले गए तो सेकंड नंबर पे ये बने। सी राजगोपालाचारी इंडियन थे, ये इंडियन नहीं थे। अगर आपसे बोला जाए कि स्वतंत्र भारत का भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। प्लीज ध्यान से समझिए आप लोग, अगर आपसे क्वेश्चन बोला जाए कि स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का इंडियन गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे सी राजगोपालाचारी, क्योंकि दो ही लोग बने और ये तो इंडियन थे नहीं, तो यही इंडियन हो गए। ठीक है, एकमात्र और पहले इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, भारत के, स्वतंत्र भारत के। लेकिन अगर आपसे बोला जाए स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, यहां पर मैं भारतीय नहीं बोला है, तो ये दोनों थे, ये पहले नंबर के, ये दूसरे नंबर के, तो आंसर यहां पर में मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा। कितने लोगों को समझ आ गया, हाथ ऊपर करो जल्दी जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी से। और कितने लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया कि अब अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग सही तरीके से लगा पाओगे, जल्दी से बता दीजिए। अगर कंफ्यूजन दूर हो गया है कि भाई स्वतंत्र भारत में 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक संविधान लागू नहीं हो गया तब तक कोई ना कोई व्यवस्था चाहिए थी, राष्ट्रपति का पद था नहीं, तो सबसे बड़ी पद को लेकर हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम रखा। लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वाइसराय थे, ठीक है, उन्हीं को रिक्वेस्ट की हमने कि आप ही हमारे भारत के गवर्नर जनरल रही है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। जब वो चले गए 1948 में, तो तब हमने सी राजगोपालाचारी को बनाया। ठीक है, चल, तो ये पॉइंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी, जितने भी बच्चे हैं। ठीक है, सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। 2000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, ठीक है, 1260 आप लोगों ने लाइक कर दिया। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से मैं आप लोगों को लॉजिकल जो क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आप लोगों को करवाता रहूं और आप लोगों को, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो मिलते रहे। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को मिल जाएंगी, ये पेड क्लास में जितनी भी वाईटी क्लासेस होती है आप लोगों की सारी पेड बैच के अंदर में आपको उसकी सारी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी मिल जाएंगे आपको। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह किसने कहा था कि हियर ले द वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रिबल्स। ये क्वेश्चन मैं 100% चाहूंगा कि 100% बच्चे इसका आंसर करें। ठीक है, अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु है वो कौन से शहर में हुई थी, इनकी मृत्यु। ठीक है, ये बताइए आप लोग कि इनकी मृत्यु कौन से शहर में हुई थी। ठीक है, सभी लोग ये भी आंसर करेंगे।
राज शुभम शॉर्ट जी बुरा की सर हमें याद नहीं होता क्या करें, तो आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। आपको एक चीज याद, एक और चीज याद नहीं होंगी, जब आप छोटे थे, बहुत ज्यादा छोटे, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, ठीक है, ठीक है, बड़ी शरारत करते थे, छोटी चड्डी पहनते थे, उस समय आपको 1 2 3 4 भी याद नहीं होता था, और आपको एबीसीडी भी याद नहीं होता था। उस समय भी आपने यही सवाल पूछा था, ठीक है, कि मुझे एबीसीडी याद नहीं होती, मैं क्या करूं, ठीक है। तब आपको जो है कुछ बोला नहीं गया होगा, या यही बोला गया होगा कि भाई रिवीजन करो। और आज आपको देखिए, आपको एबीसीडी पूरी याद है, ए से लेकर जेड तक याद है। अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, कि वाई के बाद में क्या आता है, तो आप बता दोगे जेड आता है, ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, ठीक है, डी के बाद में क्या आता है, ई आता है, आप बता दोगे फटाक से, ठीक है। आपको एक से लेकर पता नहीं कितने तक की गिनती अब याद हो चुकी है। क्यों हुई है? क्योंकि आपने रिवीजन की, मेहनत की उसके ऊपर में, उसमें समय दिया। और यही चीज यहां पर में भी लागू होती है। आपको समय देना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार जो है उसको करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि आपको तो याद हो गया, आप उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिए कि रानी लक्ष्मीबाई, इनकी मृत्यु जो है ग्वालियर के अंदर में हुई थी, ठीक है, ग्वालियर के अंदर में लड़ाई लड़ते लड़ते, ठीक है, जनरल ह्यू रोज जो है उन्होंने उनको हराया था, और उन्होंने ही ये बात कही थी उनकी मृत्यु के बाद में कि ये जो महिला यहाँ पर में लेटी हुई है, ठीक है, वो सभी रिबेल्स में एकमात्र पुरुष थी, ठीक है। चलिए, तो जनरल ह्यू रोज इज द करेक्ट आंसर, ह्यू रोज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में अगर हम लोग बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है आप लोगों का कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जल्दी जल्दी से बताते जाइए आप लोग, ठीक है। यहां पर में देखिए दो क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के, ठीक है। आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है, ठीक है, मैं इसके अंदर में एक करेक्शन कर देता हूं हिंदी के अंदर में, आप फिर आंसर वापस से कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड, इनेक्टेड का मतलब होता है लागू करना, ठीक है। तो बनाना और लागू करने में फर्क है, इसी वजह से मैंने यहां पर भी हिंदी टर्मिनोलॉजी के अंदर में इसमें चेंज किया एक। आप लोग बताइए कि कब इसको जो है लागू किया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम, देखियो आपदा का मतलब क्या होता है, डिजास्टर का मतलब कोई विपत्ति आ जाना, ठीक है, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, ठीक है। अभी कोरोना की महामारी आ गई थी, वो भी एक डिजास्टर था, एक आपदा थी हमारे लिए। तो आपदा, ठीक है, आ चुकी है, अब उसका मैनेजमेंट करना है। मैनेजमेंट करेंगे ना, आपदा आ चुकी है, अब यहाँ पर में रोते बैठे रहेंगे कि आपदा आ गई है, हाय हाय अब ये क्या हो गया, ठीक है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, जो लिखा था आंसुओं के संग बह गया, वो अब गाना गाते थोड़ी बैठे रहेंगे यहाँ पर में। आपदा आई है तो उसका प्रबंधन करना पड़ेगा, अब उसको मैनेज करो, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट करो। आप उसको डिजास्टर कंट्रोल करेंगे कि भाई अब कम से कम डिजास्टर हो। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बनाया गया था 2005 में, ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया था 2005 में। बट यहां पर में क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है आप लोगों से कि इसको लागू कब किया गया था। इसको लागू किया गया था 2006 में, लागू किया गया था। तो लागू कब किया गया था, 2006 में। तो बनाया गया था, ठीक है, बनाया गया था इसको 2005 में, ठीक है, और लागू किया गया था 2006 के अंदर में। ये आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, ठीक है। 1476 लाइक्स हो चुके हैं, केवल 24 लाइक्स दूर है हम लोग 1500 से, अब केवल 17 लाइक्स, 1483 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे अपना अपना यहाँ पर में योगदान देते रहेंगे, ताकि इसी तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर सके, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बनाया गया था, आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कब किया गया, 2006 के अंदर में, ठीक है। ये प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएंगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसको पास किया गया था 2005 में, और इसको लागू किया गया था 2006 के अंदर में, ठीक है। दोनों लिख लो आप लोग, दोनों के दोनों पॉइंट, ठीक है। तो पिछले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन आप लोगों का, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना ब्लैंक ने ब्लैंक वर्ष में की थी। आप लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन जो है आपका चंडीगढ़ अभी जो एग्जाम हुई थी जेबीटी की एग्जाम, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, चंडीगढ़ जेबीटी के अंदर में भी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? चंडीगढ़ जेबीटी में तो इससे आसान क्वेश्चन आया था। ठीक है, वर्ष पूछा ही नहीं था उन्होंने। ठीक है, उन्होंने पूछा था केवल किसने की। बट हम यहां पर में एक लेवल आगे पढ़ेंगे ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट्स हम चाहते हैं कि सिलेक्शन के साथ में टॉप रैंक भी लेकर आए। ठीक है, like Newton's third law of motion, दानी सर डूइंग एक्शन वी शुड गिव रिएक्शन बाय लाइक एंड शेयर द सेशन। क्या बात है, सलमा बेगम ने इंग्लिश के अंदर में यहाँ पर में एक शायरी बना दी है। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से उनकी बात मान लेंगे और जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपना अपना जो है यहाँ पर में रिएक्शन देते रहेंगे। ठीक है, नाउ तो स्वतंत्र पार्टी जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी सी राजगोपालाचारी ने। ठीक है, और कब की थी? तो 1959 के अंदर में की थी। ये आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इस पर्टिकुलर पॉइंट की। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी। और कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों के जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ। स्वतंत्र पार्टी तो पूछा ही जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, 1959 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी स्वतंत्र पार्टी सी राजगोपालाचारी 1959 के अंदर में। जनता पार्टी, आप लोगों को पता है जनता पार्टी जो है ये चुनाव भी जीती थी, जयप्रकाश नारायण इसके फाउंडर थे। ठीक है, जनता पार्टी चुनाव जीती थी और जो मोरारजी देसाई है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी को हराकर। ओके, तो जयप्रकाश नारायण 1977 के अंदर में। बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे, बीजेपी की स्थापना। ठीक है, तो 1980 के अंदर में हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, 1964 के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई एम, और सीपीआई पूछा जाए आप लोगों से, सीपीआई केवल सीपीआई, एम एल एन कुछ भी ना हो उसमें। ठीक है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है, लेकिन सीपीआई एम पूछा जाए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, मार्क्सवादी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1964। लेकिन केवल सीपीआई पूछा जाए, मार्क्सिस्ट ना लगा हुआ हो, तो 1925 आंसर होगा। ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए जल्दी जल्दी से आप लोग। ठीक है, कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा के लिए। ओके, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी वाला आपने आंसर कर दिया था, सी राजगोपालाचारी 1959 के अंदर में इन्होंने स्थापना की थी इसकी, बाद में ये पार्टी खत्म हो गई। ठीक है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सोवियत, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिक संघ, ठीक है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से ली गई थी? ठीक है, बताइए कौन सी वाली इसमें से चीज है, विशेषता है जो हमने यूएसएसआर से ली है? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान की, तो ये हमने यूएसएसआर से ही उधार लिया था। 5 ईयर पंचवर्षीय योजना की, हम 5-5 साल के लिए योजनाएं बनाएंगे और उनको जो है लागू करेंगे। समवर्ती सूची कॉन्करेंट जो लिस्ट है ये हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है, और मौलिक कर्तव्य ये यूएसए से लिया है हमने, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ए और सी आंसर है इसका, इसी वजह से इसका आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है बता दीजिए। ए और सी सही आंसर है आप लोगों का यहाँ पर में, ए एंड सी। ऐसे आप लोगों ने याद रखना था, ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। 5 ईयर प्लान और फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जो है हमने 1976 में हमारे संविधान के अंदर में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, ये भी हमने यूएसएसआर से ही उधार लिया है। यूएसएसआर जो है 15 देशों का एक समूह था जो बाद में टूट गया। ठीक है, ओके, तो रशिया उसमें से सबसे बड़ा देश था, और उसका उसका सबसे बड़ा पार्ट रशिया बचा, तो हम कई बार जो है यूएसएसआर की जगह पे रशिया भी लिख देते हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूएसएसआर से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, 5 ईयर प्लान, और हमारे प्रियम्बल के अंदर में आपको पता है आइडिया ऑफ जस्टिस है। ठीक है, हम ठीक है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे हमारे भारत के लोगों को। तो न्याय का जो आदर्श है, ठीक है, जस्टिस का जो आइडिया है जो हमारे प्रियम्बल में लिया है हमने, वो भी हमने सोवियत यूनियन से ही लिया था।
ठीक है, फ्रांसीसी संविधान से हमने, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता, ये हम लोगों ने लिया था। ठीक है, चलिए और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कॉन्करेंट लिस्ट की बात की। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठ सकती है अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो, आर्टिकल नंबर 108 108 के तहत, ठीक है, 108 के तहत ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान किया गया है। तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान कहां से लिया, ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, लिख देंगे सभी के सभी, एक बार लिख दो, हो सकता है मैं लास्ट में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लूं, कमेंट में लिख देंगे। 1800 से ज्यादा लाइक आप लोगों ने कर दिए, जल्दी जल्दी से आप लोग करते रहेंगे यहाँ पर में। सर यूएसएसआर और आयरलैंड डीपीएसपी कैसे लिया गया, कंफ्यूज। यूएसएसआर और आयरलैंड, मैंने कहीं कहा ही नहीं आप लोगों से कि डीपीएसपी आपने यूएसएसआर से लिया है, कहा यहां पर में हमने कहा कि डीपीएसपी हमने लिया है। यह फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अलग है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से इंस्पायर होकर, ठीक है, वहां से, वहां पर में था तो उससे इंस्पायर होकर हमने हमारे संविधान के अंदर में इंक्लूड किया। ठीक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, हमने यूएसएसआर के अंदर में चल रहा था, वहां से इंस्पायर होकर हमारे देश के अंदर में इंट्रोड्यूस किया। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान में थी, तो वहां से इंस्पायर होकर हमने हमारे संविधान में इंक्लूड किया। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, यूएसए के अंदर में बहुत अच्छे से चल रहा था, बिल ऑफ राइट्स उनका, उससे इंस्पायर होकर लिया। ठीक है, तो डीपीएसपी यूएसएसआर से नहीं लिया था हमने, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया था। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कनाडा से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने लिया था, वो था कि फेडरलिज्म, संघीय व्यवस्था, मतलब हमारे देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होंगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर होंगे। ठीक है, हमारा देश राज्यों का संघ होगा, लेकिन केंद्र सरकार के पास में ज्यादा पावर होंगे। ठीक है, मोदी जी के पास में ज्यादा पावर होंगे केंद्र में। तो ये प्रावधान कहां से लिया था हमने, कनाडा से लिया था। ये क्वेश्चन लीक वाले पेपर में आया था आप लोगों का, मार्च 2024 के अंदर में, टीआरई 3 के लीक पेपर में। चलिए, पुष्पम बोल रहे हैं कि जब से हम टीचिंग परीक्षा ज्वाइन किया हूँ तब से लग रहा है बीपीएससी हो या कोई और एग्जाम सब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड, बहुत बढ़िया पुष्पम, ऐसी कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। सबकी इच्छा टीचिंग परीक्षा, अंबिकेश पांडे जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर कर दीजिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों से बोला गया है कि कौन सा वाला जो है सही विकल्प है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स मिथिला भित्ति चित्र की, तो मिथिला भित्ति चित्र जो है ये बिहार से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, मिथिला, वही अगर आप लोगों को मिथिला बोला जाए, देखो मिथिला और मिथिला में फर्क है। ठीक है, ये मिथिला जो चित्र है, और ये है मिथिला। मिथिला आपका होगा बिहार से, और मिथिला होगा केरल से। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, मिथिला बिहार से और मिथिला केरल से। वही वर्ली पेंटिंग की बात करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, पिथोरा पेंटिंग आप लोगों को मिलेंगी, पिथोरा, ठीक है, ये मिलेंगी आपको गुजरात और राजस्थान के अंदर में। ठीक है, गुजरात और राजस्थान के अंदर में, पंजाब के अंदर में नहीं मिलने वाली। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन जो है आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, इस पॉइंट को एलिमिनेट कर दीजिए आप लोग। तो जैसे ही आप सेकंड वाले को एलिमिनेट करते हो, तो जहां जहां पर में 2 दिया हुआ है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है। और आपको पता है कि पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड, ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऐसे आप लोग आंसर लगा सकते थे इस प्रकार से। ठीक है, केवल हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स कुछ लाइक दूर है हमारे 2000 लाइक्स के टारगेट से, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से यहाँ पर में योगदान देते रहेंगे, सेशन को लाइक करते रहेंगे आप लोग सर। ठीक है, चलो हमने भी ऐसे एलिमिनेट किया। चलो सिद्धार्थ गुप्ता रोल नंबर 21 गुप्ता, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, रोल नंबर 21 कब से कब तक था आपका रोल नंबर, पहली से 10वीं तक?
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था ये बता देंगे, और मौर्य वंश का पहला शासक भी बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक और मौर्य वंश का ठीक है आखिरी शासक बता दीजिए आप लोग। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक की, तो मौर्य वंश का अंतिम शासक, ठीक है, तो मौर्य वंश का पहला शासक आप समझ लीजिए, भारत के जो है ऊपर में सबसे बड़ा साम्राज्य जो सबसे पहला बना था वो मौर्य वंशी ही था, मौर्य एम्पायर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसके अंदर में बिंदुसार, अशोका जैसे महान शासक हुए, लेकिन आखिरी में बृहद्रथ नाम का जो शासक था वो आखिरी शासक सिद्ध हुआ, और इसकी हत्या कर दी थी। किसने इसकी हत्या कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, पुष्यमित्र जो था उसने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की। तो बृहद्रथ आखिरी मौर्य वंश का शासक था, ये याद रखना है आप लोगों ने, बृहद्रथ। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आप लोगों से कि किसने हत्या कर दी थी इसकी। ठीक है, तो बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, शुंग वंश की स्थापना हुई। तो मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश आया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से, तो मौर्य वंश के बाद में ठीक है शुंग वंश आया था। शुंग, पुष्यमित्र शुंग जो था उसने शुंग वंश की स्थापना की, और मौर्य वंश से पहले नंद वंश था। ठीक है, नंद वंश, तो नंद, मौर्य और शुंग, फिर इस तरीके से आपका मतलब एटलीस्ट 3 तो आप लोगों की जोड़ी लगी जाती है कम से कम। ठीक है, आप लोग इसको लगा सकते हो। तो कोर्स में कैसे जुड़ना है, देखिए नीचे में नंबर चल रहा है आपका 7611101101, 96978844, इसके ऊपर में कॉल या व्हाट्सएप करके आप जो है जुड़ सकते हो, या फिर टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन पर डायरेक्ट चले जाइए। ठीक है, या फिर नीचे में कोर्सेज भी दिए गए हैं, उस पर भी जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, चलिए, तो हजारों लाखों बच्चे जो है अपना भविष्य सुधार चुके हैं। ठीक है, आप भी जो है अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? अब ध्यान से समझिएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि यहाँ कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर में गंगा का मैदान और सिंधु नदी का मैदान, अगर वैसे गंगा का मैदान यहाँ तक है लेकिन सिंधु नदी का मैदान इंक्लूड करे तो यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो गंगा सिंधु का, ठीक है, सिंधु नदी और गंगा नदी का जो मैदानी इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका बन जाता है वो। ठीक है, और दक्कन का पठार जो है आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगा, नीचे में दक्कन का पठार। ठीक है, तो इन दोनों को अलग कौन करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर में पूछा है। तो यहाँ पर में मेन जो इनको अलग करता है वो है विंध्या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो सिंधु गंगा का मैदानी इलाके को दक्कन के पठार से अलग कौन करता है? तो ये अलग करता है विंध्या पर्वत श्रृंखला। ठीक है, विंध्या पर्वत श्रृंखला, तो विंध्या पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड सदर बाउंड्री है, ठीक है, इस मैदानी इलाके की। ठीक है, दक्षिणी बॉर्डर है उसकी। तो ये आप लोगों ने याद रखना था। जितने भी बच्चों ने इसको थोड़ा सा समझ लिया, ठीक है, रफ मैप भी समझ लिया, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप लोगों का? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। ठीक है, सभी लोग लिख देंगे यहाँ पर में जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा आप लोगों से जल्दी जल्दी से, ताकि आप देखा जाए कि आप लोग क्या आंसर कर सकते हो कमेंट के अंदर में। कमेंट के अंदर में आंसर आप लोगों ने करना है। आप लोग बताइए कि ज्वाइंट सीटिंग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग मतलब संयुक्त बैठक जो है आप लोगों की, ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? ज्वाइंट सीटिंग या संयुक्त बैठक का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? तो संयुक्त बैठक का जो कंसेप्ट है ये हम लोगों ने जो है फ्रेंड्स कहां से लिया है? संयुक्त बैठक का कंसेप्ट हम लोगों ने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल नंबर आप लोग बता देंगे मुझे, ठीक है, आर्टिकल नंबर बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना है, ठीक है, कि आप लोग मुझे ये बता दीजिए कि डीपीएसपी, ठीक है, हम लोगों ने कौन से देश से लिया हुआ है? ठीक है, देश का नाम बताएंगे आप लोग, कौन से देश से लिया गया है। ठीक है, आप मुझे पार्ट नंबर भी बता देंगे, पार्ट कौन सा पार्ट है डीपीएसपी का, ये बता दीजिए। इसके अलावा आप बता दीजिए मुझे कि हमने 5 ईयर प्लान कौन से देश से लिया है, 5 ईयर प्लान कहाँ से लिया है? ठीक है, ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा आप सभी के सभी। ओके, साथ ही साथ मेक श्योर कि आप सभी लोगों ने जो है टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप सभी लोगों ने, ठीक है, सेशन को लाइक कर दिया, ये आप लोग मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे। तो ऐसे ही और धमाकेदार सेशन के लिए जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, और बाकी और कौन कौन सी चीजें जो आप पढ़ना चाहते हो वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि वो सारी चीजें भी आप लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल करवा के दे सके। ठीक है,
चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। कमेंट के अंदर में, ठीक है, नीचे में डिस्क्रिप्शन, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा वैसे ही कमेंट में आप लोग आंसर कर दोगे। आप लोगों के कमेंट्स में से जो अगले 10 मिनट के अंदर में कमेंट के आंसर कर देगा इसके अंदर में, उनके कमेंट को हार्ट भी दे देंगे हम लोग, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।